आम आदमी पार्टी के नेताओं ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि सत्ता में आने के 10 साल के भीतर ही उनके कई नेता सलाखों के पीछे पहुंच जाएंगे। पार्टी के नेता तो छोड़िए, अब केजरीवाल भी ईडी से भागते फिर रहे हैं। केजरीवाल को भी डर सता रहा है कि ईडी उन्हें भी गिरफ्तार कर सकती है। हालांकि केजरीवाल कह रहे हैं कि वो और उनकी पार्टी के नेता निर्दोष हैं, उन्हें बीजेपी फंसा रही है। लेकिन सवाल वही है कि अगर आपके नेताओं ने कुछ नहीं किया है तो मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को जमानत क्यों नहीं मिल रही है। लेकिन केजरीवाल के पास इसका जवाब नहीं है। केजरीवाल एक ही राग अलाप रहे हैं कि बीजेपी ईडी का दुरुपयोग कर उनकी पार्टी के नेताओं को फंसा रही है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया है और अब वो शोर मचा रहे हैं। हालांकि अब केजरीवाल के पार्टी के नेता भी समझ गए हैं कि उनकी पार्टी में क्या हो रहा है, तभी तो आम आदमी पार्टी के नेता ही केजरीवाल को झटका देने लगे हैं। वहीं इस खबर में आगे आपको यह भी बताएंगे कि कैसे लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी को भी लगा है 440 वोल्ट का झटका। वहीं इंडी गठबंधन में मच गई है खलबली। इसके बारे में भी आपको बताएंगे इस खबर में, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बीजेपी में शामिल होकर आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं ने केजरीवाल को एक्सपोज कर दिया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जो कुनबा बनाया था वो धीरे धीरे उजड़ रहा है। केजरीवाल का साथ एक एक कर सब छोड़ रहे हैं, क्योंकि जिस सोच के साथ पार्टी का निर्माण हुआ था, सत्ता मिलते ही उस सोच को केजरीवाल ने ईमानदारी की गठरी बनाकर छज्जे पर चढ़ा दिया है। जिसके बाद तो शायद केजरीवाल भी भूल गए हैं कि ईमानदारी की उस गठरी को उन्होंने कहां रखा है। राजनीति को बदलने वाले नेता सत्ता में आते ही किस तरह बदलते हैं, केजरीवाल कथित तौर पर इसके जीवंत उदाहरण है। केजरीवाल जब 2012 में अपना राजनीतिक कुनबा जोड़ रहे थे तो वो कहते थे कि जी हमारी पार्टी दूसरी दलों की तरह परिवार या एक व्यक्ति के ऊपर केंद्रित नहीं है, बल्कि एक लोकतांत्रिक दल है जिसमें सबका सहयोग होगा। लेकिन समय बदला और केजरीवाल ने अपने सभी वादों से यू टर्न ले लिया। विकास करना भूल गए और ताबड़तोड़ भ्रष्टाचार करने लगे कथित तौर पर। और पार्टी के भीतर लोकतंत्र के क्या ही कहने। जैसे ही पार्टी सत्ता में आई, सबसे पहले पार्टी का संविधान बदला और कह दिया कि जब तक संयोजक चाहे तब तक वो पार्टी के संयोजक बने रहेंगे। इन्हीं यू टर्नों के कारण पार्टी के नेता केजरीवाल का कुनबा छोड़कर लगातार भाग रहे हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। आम आदमी पार्टी के कई संस्थापक नेताओं और ओहदेदारों ने दिल्ली में बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और प्रदेश महासचिव हर्ष मल्होत्रा की मौजूदगी में आपके कई संस्थापक सदस्यों और कई वर्कर्स ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। बीजेपी की सदस्यता हासिल करने वालों में पूर्व लोकसभा प्रभारी और आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य उद्धम सिंह तोमर, नई दिल्ली जिले से संस्थापक सदस्य और ट्रेड विंग के प्रदेश संयुक्त सचिव सुधीर फोगाट और पार्टी के संस्थापक सदस्य मनोज कुमार धीरियान समेत कई दूसरे नेता शामिल रहे, जिन्हें बीजेपी के रियासती सदर ने पटका पहनाकर पार्टी में शामिल किया। वहीं बीजेपी में शामिल होने के बाद आम आदमी पार्टी के पूर्व नेताओं ने केजरीवाल को खूब सुनाया और उन पर जमकर निशाना साधा। आम आदमी पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए उद्धम सिंह तोमर और सुधीर फोगाट ने कहा कि केजरीवाल ने आपको भ्रष्टाचार की गंगोत्री बना डाला है और आज आप कार्यकर्ता विशेषकर युवा कुंठित हैं और धीरे धीरे उनका केजरीवाल से मोह भंग हो रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी के इन नेताओं का बीजेपी में स्वागत करते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि जिन सदस्यों ने बीजेपी में शामिल होने का फैसला लिया है, उन सभी ने एक समय में अरविंद केजरीवाल के साथ संघर्ष करके पार्टी की स्थापना की थी। लेकिन आज आपके वो सभी नेता अरविंद केजरीवाल का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो देखा आपने कैसे केजरीवाल की पार्टी में भगदड़ मच गई है। केजरीवाल का घर जिस तरह से उजाड़ हुआ है, उसको देखकर तो यही सीखने को मिला है कि अपनों को दगा देकर कोई भी लंबा नहीं चल पाया है। पश्चिम बंगाल में ईडी और सीआरपीएफ की टीम पर हुए हमले के बाद ममता बनर्जी सरकार और टीएमसी सवालों के घेरे में है। ममता बनर्जी की सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि इस मामले को लेकर अब इंडी गठबंधन में भी तकरार हो गई है। वहीं ईडी के अधिकारियों पर हमले के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन की चर्चा होने लगी है। ईडी की टीम पर हमले के बाद गृह मंत्री अमित शाह से लेकर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल एक्शन में हैं। ममता बनर्जी को बीजेपी और मोदी सरकार से टेंशन तो है ही, अब कांग्रेस ने भी ममता दीदी की नींद उड़ा दी है। बंगाल में ईडी की टीम पर हुए हमले को आधार बनाकर कांग्रेस नेता ने टीएमसी और ममता बनर्जी को खरी खोटी सुना दी है। पश्चिम बंगाल में अधीर रंजन चौधरी का तृणमूल कांग्रेस पर हमला जारी है। सीट बंटवारे को लेकर ममता बनर्जी पर लगातार हमला बोलने वाले अधीर ने अब पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए टीएमसी सरकार को घेरा है। पश्चिम बंगाल में ईडी टीम पर हुए हमले के संबंध में कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि ईडी अधिकारियों पर सत्तारूढ़ सरकार के गुंडों के हमले के बाद यह स्पष्ट है कि राज्य में कोई कानून व्यवस्था नहीं है।
आज वे घायल हुए, कल उनकी हत्या भी हो सकती है। ये मेरे लिए आश्चर्य की बात नहीं होगी। उधर बीजेपी ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। वहीं बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने इस घटना पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने हमले को खतरनाक बताते हुए कहा है कि बंगाल बनाना रिपब्लिक नहीं है। सरकार को राज्य में ये बर्बरता रोकनी चाहिए। इसके साथ ही राज्यपाल ने बंगाल के डीजीपी और गृह सचिव को तलब किया है। राज्यपाल ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर सरकार अपने मूल कर्तव्यों को निभाने में असफल रहती है तो भारत का संविधान अपना काम करेगा। वहीं पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने ईडी की टीम पर हमले की निंदा करते हुए कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह चरमरा गई है। यह हमला दिखाता है कि रोहिंग्या राज्य में कानून व्यवस्था के साथ क्या कर रहे हैं। मैंने गृह मंत्री अमित शाह से घटना की जांच एनआईए से करवाने की मांग की है। बता दें कि ईडी की टीम राशन वितरण घोटाले की जांच के संबंध में शाहजहां के उत्तर 24 परगना जिला स्थित आवास पर छापा मारने पहुंची थी। शाहजहां को राज्य के मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक का करीबी माना जाता है, जिसे घोटाले में उनकी कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किया गया था। लेकिन इस दौरान करीब 200 लोग आ गए और ईडी टीम पर हमला कर दिया। भीड़ ने ईडी अफसरों के साथ आए केंद्रीय सुरक्षा बलों की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। लेकिन अब इस हमले के बाद ममता बनर्जी बैकफुट पर आ गई हैं। बीजेपी के नेता तो ममता बनर्जी और टीएमसी पर हमलावर हैं ही और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता भी ममता बनर्जी और उनकी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बर्थ प्रिविलेज से मिलती है, जिसके जीवंत उदाहरण है राहुल गांधी। राहुल गांधी 2004 से राजनीति में आए थे, लेकिन राहुल गांधी जब राजनीति में आए थे तो उन्हें राजनीति का कुछ खास अनुभव था नहीं। फिर भी राहुल गांधी को कांग्रेस के नेता एक परिवार को खुश करने के लिए राजनीति में तो ले आए, लेकिन कांग्रेस को कुछ खास हासिल नहीं हुआ। परिवार भक्ति के कारण राहुल को देश की राजनीति में लॉन्च करने के लिए कई मौके ढूंढे गए और बनाए भी गए, लेकिन राहुल गांधी भारतीय राजनीति में लॉन्च नहीं हो पाए। राहुल गांधी जस के तस अपरिपक्व और अधीर बने हुए हैं। लगभग राजनीति में आने के 2 दशक के बाद भी राहुल गांधी के नेतृत्व में ही कांग्रेस प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव लड़ती रही और राहुल आसमानी मुद्दे उठाते रहे जो जमीन पर कोई खास कमाल नहीं कर पाए। चुनाव के वक्त राहुल गांधी पीएम मोदी और बीजेपी पर खूब आरोप लगाते हैं, लेकिन उनका एक भी आरोप सुप्रीम कोर्ट में नहीं टिक पाया है। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। हर क्षेत्र में आज भारत का डंका बज रहा है, लेकिन राहुल गांधी को ये सब दिखता नहीं है क्योंकि वो देश को राजनीतिक चश्मे से देखते हैं। लेकिन हर बार राहुल गांधी को मुंह की खानी पड़ती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने राफेल का मुद्दा उठाया जो कि पूरी तरह से फेल हो गया। तो वहीं 2024 में राहुल गांधी ने अडानी का मुद्दा उठाया और वो भी अब धराशायी हो गया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। दोस्तों, अब 2024 के लिए राहुल गांधी के तर्कश में क्या तीर बचे हैं उसको भी समझ लेते हैं। राहुल गांधी का अडानी का मुद्दे का हाल कुछ राफेल जैसा ही हुआ है। अब राहुल गांधी 14 मार्च से भारत न्याय यात्रा पर निकल रहे हैं, जिससे पूरी कांग्रेस के नेताओं को उम्मीद है कि इस यात्रा के सहारे उनका भी बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन न्याय यात्रा लोकसभा चुनाव में भी कमाल कर पाएगी, इस पर भी संशय बना हुआ है। राहुल की पहली यात्रा के सहारे कांग्रेस को 3 राज्यों में सत्ता मिली, तो वहीं 2 राज्य राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने जमी जमाई सत्ता को भी खो दिया है। राहुल मणिपुर के लोगों के लिए इंसाफ की आवाज भी उठा रहे हैं, लेकिन उसका दक्षिण और उत्तर पर व्यापक असर होगा, इस पर भी लगातार संदेह बना हुआ है। कांग्रेस के लिए ये चुनौती भी है कि राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जिन राज्यों से गुजरेगी वहां बीजेपी काफी मजबूत स्थिति में है और जिन राज्यों से यात्रा गुजरेगी वहां कांग्रेस का संगठन भी लगभग धराशायी हो गया है। तो कांग्रेस के सामने चुनौती ये है कि इन यात्रा राज्यों में बीजेपी को कमजोर किया जाए और अपने संगठन और जमीनी कार्यकर्ता में जान फूंकी जाए। लेकिन कांग्रेस की गुटबाजी और नेता जिस तरह से एक दूसरे को धूलदोसरित करने में लगे हैं, उसे देखकर लग रहा है कि अभी दिल्ली दूर है। मतलब अब इस बार 2024 के चुनाव में राहुल गांधी के पास भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी और मोदी सरकार को घेरने के लिए कुछ भी नहीं है। राफेल के बाद अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अडानी का मुद्दा भी खत्म हो गया है। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। पहले बड़े बेआबरू होकर वो संसद से निकली, वो भी भ्रष्टाचार के कारण।
महुआ मोइत्रा भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अभी तक सरकार को घेरती रही थी, लेकिन जब पोल खुली तो पता चला कि कोतवाल ही चोर है, जो संसद में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सबसे ज्यादा हल्ला कर रही थी। वही भ्रष्टाचारी निकल गई, जिसके बाद उन्हें संसद से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। महुआ मोइत्रा मोदी सरकार से पंगा लेने चली थी, लेकिन अब कोर्ट ने महुआ को 440 वोल्ट का झटका दे दिया है। महुआ मोइत्रा अब न घर की रही हैं और न ही घाट की। पहले संसद से बेदखल हुई और फिर अब नौबत ये आ गई है कि उन्हें अपना सरकारी बंगला तक भी खाली करना पड़ेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी महुआ को खाली हाथ ही लौटा दिया और कहा कि इस मामले में हम दखल नहीं दे सकते हैं। पूर्व तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासन के तुरंत बाद दिल्ली में अपना सरकारी बंगला खाली करने के लिए कहा गया था, मगर महुआ नहीं मानी। वो 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ही बंगला खाली करना चाहती थी। महुआ ने दिल्ली हाई कोर्ट में इसके खिलाफ केस भी दायर किया, लेकिन महुआ की अर्जी पर सुनवाई के बाद जज ने बताया कि केंद्र सरकार की संपत्ति के लिए निदेशालय में आवेदन किया जाना चाहिए। कोर्ट इसमें कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद महुआ के वकील ने केस वापस ले लिया। बता दें कि 8 दिसंबर को रिश्वत के बदले सवाल मामले में महुआ को लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था। इसके तुरंत बाद संसद की हाउसिंग कमेटी ने महुआ को 1 महीने के अंदर सांसद का बंगला खाली करने को कहा है। महुआ को इस संबंध में केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय को पत्र भेजा। इसके बाद 11 दिसंबर को महुआ को बंगला छोड़ने का आदेश दिया गया। इसके लिए 7 जनवरी तक का समय तय था। इस आदेश को चुनौती देते हुए महुआ ने दिल्ली हाई कोर्ट में लिखित हलफनामा दाखिल किया। अब कोर्ट के आदेश के बाद महुआ के पास बंगला अपने पास रखने के लिए सिर्फ 4 दिन बचे हैं। कोर्ट ने महुआ मोइत्रा को अपनी याचिका वापस लेने की भी इजाजत दे दी है। महुआ के वकील ने कहा कि अगर उनके मुवक्किल को संबंधित अवधि के लिए बंगले में रहने की अनुमति दी जाती है तो वो विस्तारित अवधि के लिए लागू किसी भी खर्च का भुगतान करने के लिए तैयार हैं। उस आवेदन के मद्देनजर न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि सरकारी आवास में रहने के लिए संपदा निदेशालय को आवेदन किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार को इस संबंध में कानून के मुताबिक फैसला लेना है। तो देखा आपने कैसे सरकारी बंगला में रहने के लिए महुआ मोइत्रा बेचैन थी, लेकिन कोर्ट ने महुआ को झटका दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।